ये जो मिथ है कि टैरो रीडर्स तो फ्यूचर नहीं देख सकते, वो तो करंट एनर्जी देखते हैं, सिर्फ अभी अभी की फीलिंग्स बता दो इसकी उसकी। अब तो ऐसा होता है कि कार्डलेस कार्ड रीडिंग होने लगी है, विदाउट इसके पहले हम निकालें, कभी कभी एहसास होता है कि ये वाला कार्ड आ सकता है इस इंसान के लिए, और वो आ जाता है। देयर आर लॉट ऑफ साइंसेस, ऑकल्ट साइंसेस हैं, तो ऐसा क्या वहाँ पे एक्यूरेट प्रेडिक्शंस नहीं होती क्या? कार्टोमेंसी में ही रहती है? कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में 10 रुपीज़ पर मिनट के रेट पे अगर आपका फ्यूचर बता रहा है तो वो क्या ही बताएगा आपको। टैरो या कार्टोमेंसी आपको एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका भी शो करता है टू प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये सिर्फ फ्यूचर बताने का तरीका नहीं है, ये किसी को समझने के लिए बहुत अच्छा टूल है, किसी व्यक्ति के नेचर को समझने के लिए बहुत अच्छा टूल है, स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए अच्छा टूल है। नमस्कार दोस्तों, खास बात सिमरन के साथ के इस एक नए और बहुत ही रोचक एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। जैसा मैं आपको हर बारी बोलती हूँ, आपका प्यार मुझे मिलता ही रहता है, आपके इतने सारे मैसेजेस आते हैं, सो मच ऑफ लव दैट यू गिव एंड आई एम सो वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आज फिर से एक खास दोस्त के साथ, एक खास गेस्ट के साथ, दोस्त इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत थोड़ी ही समय में मैंने उनसे एक दोस्ती कर ली है। ऑल्दो शी इज़ अ वेरी रिनाउंड पर्सन हियर सिटिंग। ये मेरा ऑनर है कि मेरे साथ यहाँ पे इस मंच पे ऐसे ऐसे धुरंधर लोग आते हैं जो कहाँ अपनी लाइफ में कितना आगे पहुँच चुके हैं, एंड आई गेट टू सी कि वो मेरे साथ इस मंच पे आके अपनी ज़िंदगी की स्टोरी और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी हमें सुनाते हैं और काफ़ी ऐसी बातें बता जाते हैं जो डेफिनेटली हम सबकी लाइफ बदल देती है। तो आज फिर से खास बात सिमरन के साथ में आज हमारे साथ हैं दोस्तों, पूरे ध्यान से सुनिएगा। वो एक मीडिया पर्सनालिटी रह चुकी हैं, आरजे, यस, रेडियो जॉकी भी रह चुकी हैं, और कंटेंट राइटर फॉर अ वेरी रिनाउंड न्यूज़पेपर वो भी कर चुकी हैं। मीडिया अलायंस से वो अब मीडियम बन चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वो क्लैरिवॉयंट हैं, शी इज़ अ कार्टोमेंसर, और बहुत सारी विद्याओं के साथ वो यहाँ आज बैठी हैं। बहुत सारी जिंदगियाँ बदल चुकी हैं। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ इन साइंसेस के बारे में, पहली बार सुन रही हूँ, टंग ट्विस्टर हैं, बहुत कुछ जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रसिद्धि जी। नाम में इतनी प्रसिद्धि है, काम में तो आई गई होगी। नमस्ते सिमरन जी। ये एक्चुअली आपका नाम ना मैं दिन में एक बार बहुत सारे किसी ना किसी क्लाइंट से ज़रूर बोलती हूँ, बिकॉज जिसके लिए भी एक अच्छा सा प्रिडिक्शन आता है ना, मेरे मुंह से निकल ही जाता है कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो और आई बीन हियरिंग दिस फॉरएवर नाउ, लाइक जो भी बोलते हैं जी ले अपनी जिंदगी। आई नो, एंड जिंदगी जीना काश इतना आसान होता, यू नो। एंड फ्रॉम मीडिया टू मीडियमशिप या फ्रॉम आकाशवाणी टू भविष्यवाणी, जैसे मेरे दोस्त मेरी टांग खींचते रहते हैं कि तुम बोलती ज़रूर रहोगी लेकिन तुम्हें चुप करने का क्या हो दें। मैंने कहा कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले जो हम बोला करते थे वो शब्द दूसरों के शायद हुआ करते थे या दूसरों के लिए हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो शब्द दिल से निकलते हैं, दिल तक जाते हैं। एंड ये काम कर पाती हूँ, ये भी देवी की कृपा है, क्योंकि ये आप अपने मन से तो कर नहीं सकते। हालांकि ज्योतिष विद्या हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है और वैदिक ज्योतिष सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो मेरे साथ जो लोग ये काम करते हैं वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि तो फिर तुम कुंडली ही क्यों नहीं पढ़ लेती हो, यू नो, कार्ड्स क्यों पढ़ के बैठी हो। और टैरो में तो हम 4-6 महीने के आगे तो शायद फ्यूचर देख ही नहीं सकते। तो ये एक मिथ है जो मैं बस्ट करना चाहूँगी आज, कि ऐसा नहीं है कि जब हम कार्ड रीडिंग्स करते हैं तो हम दूर की बात नहीं देख सकते या दूरदर्शी नहीं हो सकते। हम डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास सही विधा होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। तो और हम कार्ड्स की रीडिंग को, जिसको कार्टोमेंसी कहते हैं, कार्ड्स की रीडिंग को एस्ट्रोलॉजी जितना ही जटिल और इंट्रिकेट और गहरा बना सकते हैं, हम उसको इजी भी बना सकते हैं एक कार्ड से निकाल के, और हम उसे और गहरा गहरा भी बना सकते हैं बहुत सारे पूरे के पूरे कार्ड्स को एक साथ पढ़ के भी। तो लाइफ के एक ही डायरेक्शन को नहीं, मल्टी डायरेक्शन से हम किसी के जीवन को एक ही समय पे देख भी सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं और उनको एक बहुत ही सटीक प्रेडिक्शन दे सकते हैं। इनफैक्ट ये मेरी एक किसी पॉडकास्ट में बोली हुई रील थी जो कुछ ज़्यादा ही, क्या बोलूँ, वायरल जैसी हो गई थी।
मैंने कहा था, और उसको उस बात को सुन के मेरे पास करीब 200 लोग आए हैं पिछले 3-4 महीनों में। ओके। और वही लाइन मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगी कि एंड इस बात के लिए मेरी टांग बड़ी खींची जाती है, लेकिन मेरे क्लाइंट्स आके भी कहते हैं कि तुमने ये बोला था, अब तो तुमको बताना पड़ेगा हमको। सो मैंने कहा मैं बैठी हूँ उसके लिए कि मैं कह रही थी कि मैं ना, मुझे अपने आप पे थोड़ा सा घमंड है इस बात को लेके कि मैं कभी भी किसी को रेमेडी नहीं चिपकाती, क्योंकि मैं प्रिडिक्शन दे देती हूँ। और वो इसलिए हो पाता है क्योंकि मैं जितने सारे गहरे गहरे कार्ड रीडिंग के सिस्टम्स को स्टडी करके बैठी हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं एक सटीक और एक बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग निकाल सकती हूँ किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे हम पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर देख रहे हों। और वो हम कार्ड से ही करते हैं, उसमें हम एस्ट्रोलॉजी को मिक्स नहीं करते हैं, हम न्यूमरोलॉजी को भी उसमें मिक्स नहीं करते हैं, हम प्योर कार्टोमेंसी करते हैं। और उसमें हमें नज़र आने लगती हैं कि किसी के जीवन में क्या घटनाएं घट चुकी हैं, क्या अभी परिस्थिति है, और आने वाले जितना भी समय मैंने तय किया है देखने का। यूजुअली मैं 1 से 2 साल के आगे जंप नहीं मारती, बिकॉज मेरे क्लाइंट्स भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल ही जाते हैं। तो ऑल्दो हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं रीडिंग सेशंस की ताकि उनके पास रिकॉर्ड रहे, लेकिन जब हम गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ी दूर का रास्ता दिखता है, फिर आगे जाते हैं, फिर थोड़ी दूर का रास्ता दिखता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दिल्ली से आगरा आपको पूरा रास्ता दिख रहा हो। यू सी द नेक्स्ट 10 मीटर्स, देन 20 मीटर्स एंड लाइक दैट। सो मैं उनसे कहती हूँ कि कदम कदम बढ़ाते हैं, पहले हम 1 या 2 साल देखेंगे, तुम्हें भी वक्त मिलेगा ये जांचने का और ये परखने का कि मैंने जो बात बोली वो कितनी सच थी तुम्हारे जीवन पे। मुझे भी समय दो तुम्हें टाइमलाइंस बताने का कि अभी इस साल जनवरी में क्या है, और फिर अप्रैल में क्या है, और फिर ईयर एंड कैसे होगा। और एक लंबा अंतराल भी हम देख लेते हैं, 2 साल काफ़ी है, 2 से 3 साल, कभी कभी 5 से 10 साल भी निकाल लेती हूँ कार्ड्स में। तो ऐसा ये जो मिथ है कि टैरो रीडर्स तो फ्यूचर नहीं देख सकते, वो तो करंट एनर्जी देखते हैं, सिर्फ अभी अभी की फीलिंग्स बता दो इसकी उसकी। मैंने कहा नहीं, करंट एनर्जी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आगे का रास्ता तुम्हारा ठीक नहीं तो मतलब नहीं है ना। अभी कितनी भी अच्छी करंट एनर्जी हो, अगर आगे का रास्ता तुम्हारा मुश्किल है किसी व्यक्ति के साथ, या मुश्किल है किसी प्रोफेशन में, या मुश्किल है किसी बिजनेस में, तो वो भी तो पता होना चाहिए ना, वरना मैंने तुम्हें क्या गाइडेंस दी, राइट। तो पास्ट देखना सबसे ईजी होता है, प्रेजेंट देखना भी बहुत ईजी होता है। सबसे कठिन काम अगर कुछ है तो वो है प्रिडिक्टिव रीडिंग्स देना। और मैंने अपनी सर्विस का नाम ही प्रसिद्धि प्रिडिक्ट्स रखा है, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एबल टू फोरकास्ट एंड देन ब्रॉडकास्ट दैट टू पीपल। और मैं बिलीव करती हूँ कि एक्यूरेट रीडिंग्स देने से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग ही क्लैरिटी आती है मेरी लाइफ में भी कि मैंने किसी की एक्चुअली कोई मदद करी, और मेरे क्लाइंट को भी एक साफ सब कुछ क्लियर दिखने लगता है, बिकॉज वो जिस कन्फ्यूजन में मेरे पास आते हैं वो क्लियर हो जाता है। मैं रेमेडी कभी किसी को नहीं देती, मैं उनको प्रिडिक्शन दे देती हूँ, जिससे उनका रास्ता, मार्ग प्रशस्त हो जाता है, जैसे कहते हैं ना, रास्ता क्लियर हो जाता है। क्योंकि ज्योतिष का काम वैसे भी लोगों को ज्योति देना है, रोशनी देना है, रास्ता दिखाना है। अगर क्लैरिटी हम किसी को दे दें तो वो अपने जीवन को अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से जी सकते हैं। और मैं कभी भी आई डोंट टॉक डाउन ऑन माई क्लाइंट्स कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम क्या करोगे, मैं होती ही कौन हूँ। लेकिन मेरे पास एक सिस्टम ऐसा है जिससे मैं उनको बहुत ही एक्यूरेटली गाइड कर देती हूँ, एक दोस्त की तरह। 2-3 बार चेक कर लेती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है कि नहीं। और जब मुझे पूरा कन्फर्मेशन हो जाता है कि ये मैसेज रिपीट आ रहा है बार बार, तो मैं उनके साथ वो चीज़ शेयर करती हूँ। मैं लंबी रीडिंग्स करती हूँ, आधे घंटे से 1 घंटे के सेशंस करती हूँ, ताकि जो व्यक्ति मेरे पास आया है उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। वो मेरे पास से जब जाएं तो एक अलग ही स्माइल उनके चेहरे पे होनी चाहिए। अगर डिफ़िकल्ट टाइम भी है तो कैसे उससे जूझना है, उसकी गाइडेंस भी हम कार्ड से निकाल सकते हैं, और वो सब मैं करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने बहुत बारी इंसिस्ट किया एक्यूरेट प्रेडिक्शंस। नाउ यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात ये आती है कि क्या बाकी की प्रेडिक्शंस या बाकी की साइंसेस जैसे टैरो है, एस्ट्रोलॉजी है, मतलब नाड़ी शास्त्र है, जो भी, मतलब देयर आर लॉट ऑफ साइंसेस, ऑकल्ट साइंसेस हैं, तो ऐसा क्या वहाँ पे एक्यूरेट प्रेडिक्शंस नहीं होती? क्या कार्टोमेंसी में ही होती है? होती हैं, उनमें भी होती हैं। उतनी मेहनत किसी को करनी चाहिए ना, क्योंकि एक्यूरेसी, अगर हमें कोई भी काम को अगर हमें करेक्टली करना है तो उसको हमें वक्त देना चाहिए, फिर समय देना चाहिए। हमें गहरी
स्टडी करनी पड़ती है। तो अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में 10 रुपीज़ पर मिनट के रेट पे अगर आपका फ्यूचर बता रहा है तो वो क्या ही बताएगा आपको, क्योंकि इतने सारे तो आपके डिविजनल चार्ट्स हैं जो स्टडी करनी ज़रूरी है, इतनी सारी आपकी पूरी दशाएं हैं जिनको देखना ज़रूरी है, नक्षत्र हैं जिन्हें देखना ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी तो बहुत ही प्रिसाइज है, इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लेकिन उतनी गहराई में लोग जाते ही नहीं है। या तो आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है एस्ट्रो ऐप्स के आने के बाद कि सबको लगता है कि एक 2 मिनट नूडल हमको भी जल्दी से कोई बता दे कि मैं इसी बात पे आने कि वाली राहुल हमसे शादी करेगा कि नहीं। मगर क्या वो कभी मुझसे बात नहीं करेगा? अब ये कभी वाला भी एक क्वेश्चन लोगों का आता है, तो भाई उसके लिए तो लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा ना। हो सकता है जो व्यक्ति आज आपको हाँ नहीं बोल रहा वो 5 साल बाद लौट कर आपके जीवन में आए, या फिर जो 20 साल से आपके साथ था सडनली उसके साथ संबंध विच्छेद हो जाए। क्योंकि आजकल तो ग्रेट डिवोर्सेस भी होते हैं ओल्डर एज में भी। मेरे पास 60 ईयर ओल्ड ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिनके पार्टनर्स उन्हें इस बुढ़ापे में चीट कर रहे हैं। अब आप बताइए, तो बहुत काउंसलिंग देनी पड़ती है, लोगों से बात करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, उनको वक्त देना पड़ता है। एक्यूरेसी इन्वॉल्व्स ये सारी चीज़ें। मैं गहराई से रीड कर लूँ, मैं सामने वाले को समझूँ, उसके जीवन की परिस्थिति को समझूँ, उसे वक्त दूँ और उसे भी कहने का मौका दूँ उसकी बात, बिकॉज बातों में से बातें निकलती हैं, तो इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। एक एक्यूरेट रीडर अपने क्लाइंट के लिए ये सारी चीज़ें करता है। वो उनका दोस्त भी होता है, उनका काउंसलर भी होता है, वो उनकी लाइफ पे गहरी स्टडी भी करता है। और मैं कई बार अपने क्लाइंट से कहती हूँ, अगर मैं किसी बात को लेकर अनश्योर हूँ, मैं उनसे अक्सर कहती हूँ कि मुझे संडे तक टाइम दो या 2-4 दिन का वक्त दो, ये चीज़ मैं ज़रा गहराई में जाके देखती हूँ, मैं अपने तरीके से इसको एनालाइज करती हूँ और फिर मैं तुमसे बात करूँगी नेक्स्ट वीक। मुझे अगर कोई चीज़ थोड़ी सी हेजी या कंफ्यूजिंग लगती है, या मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी वॉबली है, इट कुड गो इन एनी डायरेक्शन, तो मैं उनसे कहती हूँ कि गिव मी सम टाइम टू सी, बिकॉज प्रोबेबिलिटीज फोरकास्ट, अब हम जैसे वेदर फोरकास्ट पे करते हैं तो इट्स अबाउट पैटर्न्स, इट्स अबाउट नोन हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, क्या पैटर्न रहा है, उसको आप गहराई से स्टडी करते हो, फिर आपके पास मार्कर्स होते हैं और आप यू नो योर सिस्टम ऑफ प्रिडिक्टिंग। एस्ट्रोलॉजी में भी आप बहुत ब्यूटीफुल प्रिडिक्शंस कर सकते हो, टैरो से भी आप कर सकते हो। मैं तो यही कहती हूँ कि टैरो इज़ ऑल्सो कार्टोमेंसी। कार्टोमेंसी इज़ अ वर्ड विच इज़ जनरली यूज्ड फॉर प्लेइंग कार्ड्स ऑल्दो, और प्लेइंग कार्ड फॉर्चून टेलिंग सिस्टम्स। टैरो भी एक प्लेइंग कार्ड डेक था। टैरो वॉज नथिंग स्पिरिचुअल। विस्कॉन्टी फैमिली ताश पत्ते खेलती थी, अपने आप को एंटरटेन करती थी, और अपने ही दादी नानी और अपने ही परिवार के लोगों की तस्वीरें किंग्स और क्वींस और पेजेस और नाइट्स के तौर पे पेंट करती थी। तो अपने ही मदर की फ़ोटो एज एन एम्प्रेस उन्होंने बनाई थी, अपने ही पेट्रियार्क की फ़ोटो उन्होंने एज एन एम्परर बनाई थी, अपने ही फैमिली के लोगों को उन्होंने किंग्स, उन्हीं के चेहरे छापे थे। वो रॉयल फैमिली थी, तो पैसे वाले लोग थे, तो दे यूज्ड टू प्ले कार्ड्स। तो टैरो तो और तरोची वॉज नॉट अ सिस्टम ऑफ डिविनेशन, वो तो वैसे भी गेम प्ले के लिए था। लेकिन उसके भी पीछे एक छुपी हुई बात यह है कि क्योंकि वो भी प्लेइंग कार्ड से आया था, और प्लेइंग कार्ड्स जब डिज़ाइन किए गए थे उनमें बहुत सारे मैसेजेस छुपा के रखे गए थे, यू नो, क्योंकि उस टाइम जो एटमॉस्फेयर होता था वेस्टर्न कंट्रीज़ में, फॉर्चून टेलिंग को वो लोग टैबू मानते थे, भविष्य बताने को वो लोग रॉन्ग मानते थे। And with the advent of Christianity, fortune telling was considered wrong. You know, it's the work of the devil, they would say. हमारे देश में उल्टा रहा। हमारे देश में तो विद्याओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया, और राज ज्योतिष होते थे। मेरे तो नाना जी के जो फादर थे वो खुद गुजरात महाराज के राज ज्योतिष थे। तो ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार में किसी ने एस्ट्रोलॉजी नहीं करी, और आई थिंक उन्हीं का आशीर्वाद होगा आज कि ये विद्या मेरे पास आ गई। और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस रास्ते जाएंगे जीवन में कभी। लोग बताते थे मेरी कुंडली देख के कि तुम जो हो, जो हम कर रहे हैं तुम वो करोगी। मैं उनसे अक्सर कहती थी कि मुझे तो आती नहीं है एस्ट्रोलॉजी। मैं ये नहीं कहती कि अब नहीं आती, अब तो बहुत सीख लिया, अब तो इतना पढ़ लिया, लेकिन अब ये जो कार्ड्स का सिस्टम है ये मेरे मन में इतना गहरा उतर चुका है सिमरन जी। अब क्या है ना, इट्स लाइक नोइंग द बैक ऑफ माई हैंड। अब तो ऐसा होता है कि कार्डलेस कार्ड रीडिंग होने लगी है, विदाउट इसके पहले हम निकालें, कभी कभी एहसास होता है कि ये वाला कार्ड आ सकता है इस इंसान के लिए, और वो आ जाता है। तो ठीक है, आपने इंट्यूशंस बचपन से आपको आते होंगे, है ना जी। ये मैं कहती हूँ ना, ये अगर किसी में हुनर आता है तो ये आज का नहीं है। इट वुड बी लाइक आप पैदाइशी ऐसे होंगी। मैं ये तो मुझे तो लगता है कई जन्मों का कुछ है, हाँ। जो आपको इस जन्म में एज अ गिफ्ट मिल गया।
Definitely. और तो ये इंट्यूशंस आती कैसे हैं? मतलब क्या कोई साइंस होते हैं? क्या ऐसा आपको मतलब लाइक इफ आई से अभी आपको क्या इंट्यूशंस आ रही होंगी? क्या आपको इस कमरे का क्या ऑरा में कुछ पता चल रहा होगा? इज देयर अ साइन टू इट? हाँ, देखिए वैसे भी ह्यूमन ब्रेन जो है वो प्री कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए पहले से ही प्रोग्राम्ड है। हमारा जो ब्रेन है, और इनफैक्ट मैं जो स्टडीज कर रही हूँ न्यूरो साइंस ऑफ टैरो के ऊपर पढ़ रही हूँ। मेरे एक कॉलीग हैं और एक टीचर हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ रामाकृष्णन। उन्होंने तो एक पूरी किताब लिख दी है अबाउट द न्यूरो साइंस ऑफ टैरो, कि हाउ अ टैरो रीडर्स ब्रेन थिंक्स जब वो कुछ पढ़ते हैं। एंड फोरकास्टिंग हमारे दिमाग के अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, बिकॉज जब इंसान रहा करता था जंगलों में तो उसे हमेशा खतरों से सतर्क रहना पड़ता था। तो प्रिडिक्ट करना हमारा बेसिक नेचर है, यू नो। आप अगर घर से निकल के सड़क पे भी चलते हो तो यू आर ऑलवेज प्रिडिक्टिंग कि नेक्स्ट टर्न पे क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, कितनी सेफ हूँ मैं इस रोड पे, किस तरह के एलिमेंट्स मेरे आसपास लोग घूम रहे हैं। अब ये बहुत ही मंडेन लेवल पे हो गया, लेकिन जो लोग सेंसिटिव होते हैं वो एनर्जीज पिकअप कर लेते हैं, उनको होने वाली चीज़ों का आभास होने लगता है, उसको वो पिन पॉइंट नहीं कर पाते या उसको स्पेसिफिक तरीके से बोल नहीं पाते। जैसे किसी मित्र से आप मिले और आपको कभी लगे कि इनसे शायद ये आखिरी मुलाकात थी, यू नो, पर नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। और फिर लोगों को कई बार दिल घबराता है और फिर रियलाइज़ होता है कि somebody met with an accident या किसी के साथ बुरा हुआ। और हमेशा आप पाओगे कि उनके परिवार में या उनके दोस्तों में कोई होगा जो बोलेगा कि मुझे ना एक घबराहट सी थी, एक डर सा था, मुझे पता चल गया था। मेरी एक दोस्त के फादर जब हॉस्पिटल जा रहे थे एंड ही सेड कि यू नो गो एंड गेट अ चेकअप डन, आता हूँ। वो लड़की कहती है कि दीदी मुझे ना ऐसा पता नहीं क्यों लगा कि अब नहीं मिल पाऊंगी मैं उनसे। तो ये हम सब लोगों को कुछ आभास होते हैं, हम सब लोगों को कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, पर मोस्टली वो लिमिटेड होती हैं अपने जीवन तक, लिमिटेड होती हैं अपने लिए या मेरे दोस्त या मेरी फैमिली या मेरे जो नज़दीकी लोग हैं उनके लिए। जो एक साइकिक मीडियम है वो थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव है, वो प्लेसेस की एनर्जी को फील कर लेते हैं, उनको अनईजीनेस महसूस होने लगती है। क्राउडेड ट्रेन में जब घुसती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ऑनस्लॉट आता है मेरे ऊपर, तो मैं पार्टीज़ अवॉइड करती हूँ। मेरे साथ अक्सर ये हुआ है कि अगर मैं किसी गैदरिंग में जाती हूँ तो टू मच इन्फॉर्मेशन इज़ कमिंग। तो ऐसे लोग अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं। लाइट वर्कर्स अक्सर अकेले बैठना पसंद करते हैं, ऑल्दो उनका काम है दुनिया में जाके लाइट बिखेरना, लेकिन आप पाओगे कि वो सबसे ज़्यादा इंट्रोवर्टेड होंगे। इनफैक्ट मायर्स ब्रिग्स पर्सनालिटी टेस्ट में भी जो INFJs होते हैं, दोज आर इंट्रोवर्टेड, इंट्यूटिव, फीलर्स एंड जजर्स। सो INFJ, तो आप मेरा अगर मायर्स ब्रिग्स टेस्ट करो तो INFJ मेरी पर्सनालिटी टाइप है। अब खैर साइकोलॉजिस्ट का उसमें भी प्रश्न चिन्ह है कि हमें मायर्स ब्रिग्स में भी कुछ ना कुछ खामियां नज़र आती हैं। सो एवरीथिंग इज़ एन इवॉल्विंग साइंस। टैरो में हम काफ़ी साइकोलॉजी स्टडी करते हैं। अब मेरे फ्रेंड न्यूरो साइंस ऑफ टैरो पे लिख रहे हैं, तो इट्स एक्चुअली, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। इसको गाइल्स फॉकनियर एंड मार्क टर्नर ने एक किताब लिखी थी और उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेप्चुअल ब्लेंडिंग। ओके, तो उसमें हम लेते हैं एक फिक्स्ड एलिमेंट और उसके ऊपर हम एक वेरिएबल को डालते हैं, और उन दोनों की जो मैरिज है, उन दोनों का जो अमेलगमेशन है, उससे एक थर्ड आउटपुट निकल के आता है। तो जब हम टैरो पढ़ते हैं या कार्टोमैंसी रीडिंग करते हैं, एक पोजीशन का मीनिंग होता है। सपोज पोजीशन का मीनिंग है योर फीलिंग्स, और पोजीशन का मीनिंग वो आपको नज़र नहीं आएगा, स्प्रेड और फ्लो चार्ट आपको कभी नहीं दिखेगा जब कोई रीडर पढ़ रहा है। अब वो शफल करके उधर सपोज उन्होंने कोई कार्ड डाला विच इज़ 4 wands। ओके, अब वो कार्ड है सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस का, गेट टुगेदर होने का, मिलने का। सो कोई भी रीडर विल पुट A + B टुगेदर। द फिक्स्ड एलिमेंट वाज योर फीलिंग्स। उधर आके जो कार्ड बैठा है वो उसी फीलिंग, उसी पोजीशन से इंटरैक्ट कर रहा है, उसको मिला के एक आंसर बनता है। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्सचुअल रीडिंग करना। टैरो और कार्ड सिस्टम्स हमेशा किसी कॉन्टेक्स्ट को आंसर करते हैं। ये उतने ही 36 कार्ड हैं या 32 कार्ड हैं या 52 कार्ड्स हैं या 78 कार्ड्स हैं, ये हर लाइफ सिचुएशन को कैसे आंसर करते हैं? थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेप्चुअल ब्लेंडिंग, कि एक कॉन्सेप्ट हुआ, उसके ऊपर दूसरी चीज़ हमने एज अ लेयर डाली और उन दोनों का मिक्स बनाया, और जो क्वेश्चन हमारा था उसके लेंस से हमने जब उस कॉम्बिनेशन को देखा, इट्स अ वेरी कॉग्निटिव प्रोसेस। और फिर उसका जो इन्फेरेंस हम ड्रॉ करते हैं
कि दिस प्लस दिस इन दिस सिचुएशन इज इक्वल टू दिस. तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. इसलिए बहुत सारे लोग अब कार्ड रीडिंग्स को क्रिएटिव थिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं. एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स ब्रेनस्टॉर्म करते हैं अपने नेक्स्ट कैंपेन के लिए. आइडिया कार्ड्स आने लगे हैं आजकल जिसको लोग यूज़ करते हैं फॉर मेडिटेटिव पर्पसेस. क्रिएटिव इंडिविजुअल्स, जो एडवर्ड डिबोनो की बुक थी 6 थिंकिंग हैट्स, सो हर पर्पस के लिए आप अपना सोच बदलते हो ना, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते हो. 6 थिंकिंग हैट्स. टैरो या कार्टोमेंसी आपको एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका भी शो करता है टू प्रॉब्लम सॉल्व. तो ये सिर्फ फ्यूचर बताने का तरीका नहीं है, ये किसी को समझने के लिए बहुत अच्छा टूल है, किसी व्यक्ति के नेचर को समझने के लिए बहुत अच्छा टूल है, स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए अच्छा टूल है, फ्यूचर बताने के लिए अच्छा टूल है, और क्रिएटिव थिंकिंग करना है. जैसे मेरे एक दोस्त हैं, उनको बड़ा राइटर्स ब्लॉक होता है एंड वो फिल्म इंडस्ट्री में कहानियाँ लिखते हैं. तो मैंने उनको अपना लेनोमन ग्रैंड टैब्लो, मैंने कहा मैं ऐसे पढ़ती हूँ, तो कहते हैं तुम कहानी बनाती हो प्रसिद्ध थी. तो मैंने कहा वेल आई एम अ स्टोरी टेलर ऑफ पीपल्स लाइव्स. अगर वो स्टोरी सच हो जाती है तो मैं एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड रीडर बन जाती हूँ, नहीं तो मैं एक बहुत ही क्रिएटिव कहानीकार हूँ. तो फिर कहते हैं तो फिर तो मैं भी इसको यूज़ कर सकता हूँ क्रिएटिव कहानियों के लिए. मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा इंटेंशन कार्ड शफल करते समय ये होगा कि मुझे नेक्स्ट अच्छी वाली एक कोई स्टोरी निकालो, या फिर जो स्टोरी मैं लिख रहा हूँ उसमें नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, आई वॉन्ट टू सी. सो पर मैंने कहा ये हाइपोथेटिकल रीडिंग है, ये किसी के जीवन पे आधारित नहीं है, ये फिक्टिशियस है. बट अगर हम अपने स्पिरिट गाइड से एडवाइस मांगते हैं, गाइडेंस मांगते हैं, या क्रिएटिव इन्फ्लुएंसेस मांगते हैं, तो हमें आते हैं ना आंसर्स. एक संगीतकार को बैठे बैठे कोई धुन मन में आ जाएगी, किसी राइटर को बैठे बैठे कोई इंस्पायर्ड आइडिया आ जाएगा. वो ऐसे कहाँ से आता है, हवा से आ रहा है. लाइक यू नो इट जस्ट केम टू मी. अ लॉट ऑफ पीपल विल से इट जस्ट केम, पता नहीं कहाँ से आया, गाते गाते वो धुन निकल आई, यू नो. सो ये हम सब लोग चैनल्स हैं डिवाइन म्यूज़िक के, डिवाइन राइटिंग के, डिवाइन ऑटोमेटिक मैसेजेस जो हमको स्पिरिट से आते हैं. हम उसको डेलिब्रेट एफर्ट बना सकते हैं बाय लर्निंग अ कार्ड सिस्टम, और उस इट्स अ लैंग्वेज बिटवीन मी एंड स्पिरिट. तो हम मैसेजेस ले सकते हैं उनसे क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कहानियाँ लिखने के लिए, स्टोरी बनाने के लिए, और प्रिडिक्शन करने के लिए. तो यहाँ तो आपने मुझे बात बताई है कि यू गेट दोज मैसेजेस. ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल इंट्यूशन, बचपन से ही आती है, और आपने इतनी ज़्यादा इस पर स्टडी भी करी है दैट आई कैन सी दैट कितना कुछ आपके पास है बताने के लिए. बट यू आर डूइंग द साइंस, आपको पता है कि वो आपको क्लैरिटी, आपको एक विजन आ रहा है, लेकिन जो आपके क्लाइंट हैं, ऑफ कोर्स समबडी सफरिंग, वो आए आपके पास अपनी हीलिंग के लिए आए हैं. विश्वास, किसी का विश्वास जीतना इतना आसान नहीं होता, बहुत समय लगता है. मुझे ये काम करते करते 17-18 साल हो गए हैं. और मेरे टीचर हमेशा बोलते थे जब तुमने 600-700 रीडिंग्स नहीं कर ली हो ना, तब तक ये मत कहना कि तुम एक फॉर्चून टेलर हो या तुम किसी को कुछ बता सकते हो. 600-700. और आजकल तो लोग 4 दिन का कोर्स करके कैसे टैरो रीडर बन जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता. और 5 दिन का कोर्स करके ऐप पे बैठ के रीडिंग्स भी देने लगते हैं. आपको कितना वक्त लगा है? मुझे बहुत वक्त लगा, मेरा वक्त चल ही रहा है सीखने का, मैं ये भी कहूँगी. एंड मुझे ये सिस्टम अट्रैक्ट करता था, इसलिए मैं ये करती हूँ. जब लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं करी, एस्ट्रोलॉजी आप नहीं करते हो, एस्ट्रोलॉजी आपको अपनी तरफ खींचती है, राइट. तो ये भी एक नॉलेज है, ये एक विद्या है, ये एक सिस्टम है. और ऐसा नहीं है कि मैं इसको ढूंढने निकली थी, इसने मुझे ढूंढ लिया. लाइक दीज थिंग्स चूज यू. तो जो मेरे ब्रेन को सेट होता था, मेरे समझ में आता था, मेरी पर्सनालिटी को सूट करता था. और कार्ड्स बड़े ब्यूटीफुल टूल्स होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं. इट्स अ $1 बिलियन इंडस्ट्री आज की तारीख में. कार्ड क्रिएटर्स आर्टिस्ट्स हैं. पैमला कोलमैन स्मिथ वॉज एन आर्टिस्ट जिसने राइडर वेट स्मिथ डेक बनाया था. लेडी फ्रीडा हैरिस वॉज एन आर्टिस्ट जिन्होंने सॉथ्स टैरो डिज़ाइन किया था एलिस्टर क्रोली के साथ. तो अगर हम देखें कि जो लोग ये काम कर रहे थे, वो इट वॉज अ ब्लेंड ऑफ आर्ट्स, ओके, एंड क्रिएटिविटी एंड ब्यूटी. तो कार्ड्स एक बड़ा प्यारा टूल है. मेरे पास 200 डेक्स हैं घर में, तरह तरह के टैरो डेक्स हैं, तरह तरह के ओरेकल कार्ड डेक्स हैं. लेनोमो कार्ड्स पढ़ती हूँ तो वो हैं, स्पेशल ऑर्डर पे मैं बनवाती रहती हूँ. तो मैं एक आई एम आर्ट कॉन्सियर. मुझे वो इट्स लाइक एन आर्ट जिसको मैं दीवार पे नहीं टांगती, उसको मैं एक्चुअली यूज़ करती हूँ टू स्क्राई मैसेजेस, यू नो, एंड टू गेट मैसेजेस आउट. तो मेरे जैसा इंसान जो इंट्यूटिव है वो कार्ड्स को प्रेडिक्शन के लिए यूज़ कर सकता है, लेकिन मेरे फ्रेंड जैसा इंसान जो एक क्रिएटिव राइटर है वो कहानियाँ लिखने के लिए यूज़ कर सकता है. तो कार्टोमेंसी एक बहुत प्यारा टूल है.
आप स्पिरिट से कनेक्ट करते हो, आप मीडियम हो तो स्पिरिट मैसेजेस आप ले सकते हो। तो बहुत वर्सेटाइल टूल है। मैं कहती हूँ कि इट्स लाइक इसका आप, ये आलू है जो हर सब्जी में साथ में डल सकता है, इट्स लाइक दैट लिटरली। एंड यू पर कैन, अभी इतना प्रसिद्ध नहीं है, काफी लोग जानते नहीं हैं। टैरो रीडिंग को ही सब जानते हैं। हाँ, यही टैरो तक है। पूरी दुनिया में फेमस रहा है बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग लोग उसको यूज़ करने लगे। तो जिस तरह इंग्लिश सारी दुनिया में फैल गई, जिस तरह, तो वही हुआ कि वो लोग जो सिस्टम यूज़ करते थे वो दुनिया में फैल गया। अब जो सिस्टम दशपील द हॉफनांग या पिटीट लेनोमा मैं यूज़ करती हूँ, वो एक जर्मन डेक है। तो वो जर्मनी में बहुत जाना माना है, उसको फ्रांस के लोग बहुत पढ़ते हैं, उसको यूरोप में ज़्यादा, अब लेकिन अब बहुत दुनिया भर में रीडर्स आ गए हैं, स्टूडेंट्स हैं। वर्ल्ड डिविनेशन एसोसिएशन में मैं सिखाती हूँ, तो वहाँ पे भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, टीचर्स हैं, वो भी सिखाते हैं ये सिस्टम। तो अब बहुत अच्छे तरीके और अच्छे लोग बैठे हैं जो आपको अलग अलग विद्याएं, अलग अलग मेथड सिखाते हैं। एक स्कार्ट कार्ड्स का सिस्टम है। स्कार्ट कार्ड्स आर जस्ट लाइक प्लेइंग कार्ड्स। अब इनके नाम मैंने भी अभी 2 साल 3 साल पहले तक नहीं सुने थे, लेकिन ये कितना रिच है यू नो, एंड कितना कुछ गहराई है इसके अंदर। तो सीखने का ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं होता। मैं इनकरेज करूँगी बाकी जितने टैरो रीडर्स हैं हमारे देश में और जो इन्जॉय करते हैं टैरो पढ़ना, कि आप लोग प्लीज़ और भी सिस्टम्स उठाओ, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। आप ओरेकल कार्ड्स पढ़ते हो, आप लेनोमेंट पढ़ना सीखो, आप कार्टोमेंसी करो, बिकॉज एज इट इज़ आपको ऑलरेडी वो आपके अंदर वो इनबिल्ट है ना। अभी वो कंसेप्चुअल ब्लेंडिंग करने की आदत हो गई है आपके ब्रेन को, इन्फेरेंसेस निकालना आ गया है, प्री कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग हैं ही। तो अगर आपके पास और भी ज़्यादा टेक्निक्स आ जाएंगी तो इट विल इन्हांस योर वर्क एज अ कार्टोमेंसर। कोई ऐसा आपके पास कोई एपिसोड है आपके दिमाग में, कोई, ऑफ कोर्स यू हील्ड अ लॉट ऑफ पीपल, किसी मैं की आपको एक स्टोरी? बहुत मजाक से सुनाती हूँ। हीलिंग और दुख भरी दास्तान और लव स्टोरी और रिलेशनशिप तो मेरे पास रोज़ आता है, लेकिन कभी कभी मेरे पास बड़े इंटरेस्टिंग केसेस आते हैं। और ये एक केस था जिसमें आई थिंक मैंने हर चीज़ के लिए अपने कार्ड सिस्टम को यूज़ किया। तो ये एक लेडी आई थी जयपुर से, इनका फ़ोन आया एंड बहुत घबराई हुई, बहुत दुखी। कहती हैं कि मेरे पापा ने इस दुनिया से जाने के पहले मुझे एक हीरे का हार गिफ्ट किया था, प्रसिद्धि। और पिछले संडे मेरे घर में पार्टी हुई। अब मेरे पापा नहीं रहे, तो उनकी आखिरी निशानी जैसी थी, 17-18 लाख का होगा। कहती हैं कि मेरे घर में पार्टी थी और बहुत बड़ी सी कोठी है हमारी यहाँ पे, तो हम कुछ कमरे तो बंद ही रखते हैं। और हमारा एक लॉन है जहाँ हमने पार्टी करी है, और कई सारे रेस्ट रूम्स भी हैं, तो ऐसा भी नहीं था कि हम अक्सर गैदरिंग करते रहे। लेकिन उस दिन मेरी एक फ्रेंड थी जिसको शी वांटेड टू यूज़ द वॉशरूम, तो सारे क्योंकि ऑक्यूपाइड थे, मैंने उसे अपने पर्सनल बेडरूम में भेज दिया। खैर उस दिन शायद मुझसे गलती हो गई और मैंने लॉकर की चाबी लॉकर में लटकी छोड़ दी। और पार्टी होने के 3 दिन बाद जब मेरी नज़र जाती है उस पर, मैं भी थक गई थी 2 दिन, तो मैं आराम ही करती रही, मैं दूसरी चीज़ों में बिजी हो गई। मैंने वो अलमारी खोली और वो हार नहीं है, और उस लॉकर के अंदर 25-25, 30-30 लाख के हार रखे हैं। अच्छा, रखे हैं जो मैं रेगुलरली यूं ही पहनती हूँ, काफ़ी रिच बैकग्राउंड से थी, पर इस हार से उनका इमोशनल कनेक्शन था, बड़ा पापा ने दिया था। तो कहती ये मिल नहीं रहा, और मेरा बड़ा दिल घबरा रहा है कि लगता है कहीं तो किसी ने ले लिया। अब हमारे घर में एक वर्कर बॉय है जो काम करता है, जो हमारे पेट्स को घुमाता है और उनका ध्यान रखता है, और एक लेडी है जो सफाई करती है, और एक शक मुझे अपनी सहेली पर पता नहीं क्यों आ रहा है। हालांकि नहीं करना चाहिए, इतने बड़े ऑफिसर की वाइफ है और ये है वो है, वो तो यहाँ रहती भी नहीं, वो तो दिल्ली चली गई। तो ऐसा भी नहीं कि मैं उसे कुछ, उन्हें पूछा उससे तो कहती है मैंने नहीं देखा। मैंने काम वाली से पूछा तो उसने बोला दीदी मैंने नहीं देखा। हमने लड़के से पूछा तो उसने कहा मैंने नहीं देखा, पर मैं ढूंढ ढूंढ के बेजार हो गई हूँ, रो रो के परेशान हो गई हूँ। क्या तुम बता सकती हो मेरा खोया हुआ हार घर में है कि कहीं गिर गया, कि कहीं चोरी तो नहीं हो गया? मतलब शी वॉज ऑल ओवर द प्लेस। एंड मैंने कहा दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और लेनोमेंट कार्ड्स में ना एक कार्ड है रिंग कार्ड, वो ज्वेलरी के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो एंड इट्स अ राउंड पीस ऑफ ज्वेलरी, राइट? तो मैंने उस कार्ड को प्रोग्राम किया, मेंटली प्रोग्राम किया कि ये कार्ड टुडे, इस कार्ड का मीनिंग है हमारा हार। क्योंकि अब हम रिलेशनशिप पे तो पढ़ नहीं रहे कि रिंग को रिलेशनशिप के लिए यूज़ करें या कॉन्ट्रैक्ट या मैरिज के लिए यूज़ करें। तो मैंने उसको लिटरली एज अ ज्वेलरी यूज़ किया। एंड वी कैन डू एज कार्टोमेंसर्स, वी कैन प्रोग्राम कार्ड्स फॉर सर्टन रीजंस, एंड दैट्स द फन, राइट? कितना मज़ा आया कि अब रिंग को मैं दूसरा मीनिंग एट्रीब्यूट करके पढ़ रही हूँ।
एंड मैंने एक कार्ड डाला उनकी वर्कर बॉय के लिए, एक कार्ड डाला उनकी लेडी के लिए जो उनके घर में सफाई करती है, और एक कार्ड मैंने उनकी फ्रेंड के लिए यूज़ किया। एक कार्ड मैंने कोई और भी हो सकता है रख दिया कि कहीं ऐसा ना हो कोई और ही हो। अब मैं शफल करती हूँ, मैं ध्यान लगाती हूँ, मैं कार्ड्स निकालती हूँ, पूरे 36 कार्ड्स ऑन द टेबल। और इस सिस्टम में ना एक चोरों वाला कार्ड है, थीफ कार्ड है, विच इज़ द माइस कार्ड नंबर 23। उसमें हम ये देखते हैं जब वो कार्ड हमसे दूर बैठता है जाके, तो जो चीज़ हमसे ली गई है वो हमेशा के लिए चली जाती है। और वो कार्ड अगर आपके नज़दीक में बैठा है, मतलब कोई चीज़ मिसप्लेस हुई है, आपको मिल जाएगी। सो दीज आर क्यूज इन दैट सिस्टम। तो आई सॉ कि जो वर्कर बॉय था उसका कार्ड बहुत दूर आके किसी कोने में रखा हुआ था, तो उसको तो लेना देना नहीं। वो जो काम वाली लेडी थी वो अननोन्स के हाउस पे बैठी थी, या जिसको नॉलेज ना होना वाली हाउस पे कहते हैं। तो उसको देख के लगा कि शी हैज़, और उसके पास में चाइल्ड का कार्ड बैठा था, तो चाइल्ड का कार्ड दिखाता है इनोसेंस। तो कार्ड्स ने वैसे ही दिखा दिया कि ये औरत इनोसेंट है, इसको कुछ पता नहीं है, बिकॉज अननोन के हाउस पे बैठी है, ये जानती नहीं है कि ऐसा घर में कुछ हुआ भी है। एंड मैंने उनसे पूछा आपने इस लेडी को बताया तो नहीं ना कि आपका हार गायब हुआ? कहती नहीं, उसको कुछ नहीं पता। अगेन कंफर्मेशन आता है कि कुछ नहीं पता। बॉय तो बहुत दूर कार्ड था, उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये जो उनकी फ्रेंड थी ना, ओके, उसके कार्ड के पास में माइस का कार्ड बैठा था, और वहीं पे रिंग का कार्ड बैठा था, और दूर था वो हमारी लेडी के कार्ड से। ओके। कहानी बिल्कुल क्लियर थी, साफ थी। मैंने कहा कि देखो, अच्छा पुलिस आई घर में तो बेचारे गरीब लोगों की पिटाई हो गई, वो तो होना ही था। लेकिन उनकी कोई गलती थी नहीं, और इनकी सहेली ने वो अलमारी खोली है, वो निकाला है, और उसको जल्दबाजी में, क्योंकि ऑफ कोर्स उससे भी महंगे हार थे, जल्दबाजी में लेके वो निकल गई। ओके। एंड बहुत परेशान हुई ये मेरी क्लाइंट। लेकिन आई थिंक काफ़ी समय के बाद, काफ़ी दिनों के बाद उनकी सहेली ने उनसे माफ़ी मांगी है, अभी अभी रिसेंटली, कि यू नो आई डिड समथिंग विच आई एम वेरी अशेम्ड ऑफ, एंड आई टुक समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू। तो इन्होंने बोला कि मुझे पता है। वो मुझसे बात करके बैठी थी और उनको इस बात का इल्म था कि किसने लिया है। लेकिन चलो, अब वो लेडी ने कहा मैंने बेच दिया उसको, वो चीज़ शायद मिली भी नहीं, दोस्ती भी खटाई में पड़ गई। लेकिन मेरी रीडिंग करने से वो दो गरीब लोग जिनकी बहुत हालत कर देती पुलिस, वो बच गए। इन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करके उन लोगों को बचा लिया कि नहीं ये हमारे वर्कर्स हैं। या आई अर्न द ट्रस्ट। और फिर ट्रस्ट सबसे ज़्यादा तब आया जब उनकी सहेली का फ़ोन आया। तो मैं ये कहती हूँ कि कार्ड से हम कभी कभी खोए हुई चीज़ों को ढूंढ लेते हैं। कभी कभी हम पेट्स किसी के भाग गए तो उनके लिए पेट पेरेंट्स के कॉल्स आते हैं कि यू नो चीकू हैज़ रन अवे, आएगी कि नहीं आएगी लौट के, यू नो माई कैट विल शी कम बैक और नॉट, कि क्या है, देख सकती हो क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका कोई एक्सीडेंट हो गया। सो लोग सिर्फ लव लाइफ, बिजनेस, करियर, यही वाली बातों के लिए नहीं आते। लोग मेरे पास तो ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए भी आते हैं कि पीपल हु हैव नाउ पास्ड अवे, उनके मैसेजेस निकाल के दे दो, प्रसिद्धि आई हैव लॉस्ट माई मदर टू कैंसर, उनका कोई लास्ट मैसेज है क्या मेरे लिए, कैसी हैं वो, अब कहाँ हैं वो, लाइट में गई कि नहीं गई। तो ये भी वो मुझसे पूछते हैं, तो ये भी मैं उनको बता सकती हूँ। अब इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए एक सिस्टम सिमरन काफ़ी नहीं होता। आपके पास कई सारी विद्याएं होनी चाहिए जिनका आप यूज़ करो और किसी को गाइड कर सको। तो ऐसे मज़ेदार किस्से भी होते हैं कभी कभी। बहुत खूब। मैं तो चाहूँगी कि मैं पूरा एक एपिसोड सिर्फ किससे ही सुनूं, बट क्या है ना, वक्त का तकाजा, और आई हैव गॉट टू नो सो मच। इस एपिसोड में तो काफ़ी ख़ास बातें, क्योंकि ये एपिसोड ही ख़ास बातों का ही है, और आप भी बहुत अच्छी ख़ास बातें बताई हैं। तो जाते जाते कोई मंत्रा दे दो सबको, ज़िंदगी का मंत्रा। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सच सुनने की आदत डालो, और एक जेन्युइन रीडर को ढूंढो जो तुम्हें समय दे, वक्त दे, और पूरी मेहनत से तुम्हारी लाइफ को देखने की कोशिश करे। एक्यूरेसी हर विद्या में है, समय देने की बात है, गहराई में घुसने की बात है। 2 मिनट नूडल वाले ऐप्स पे मत जाओ, क्योंकि मैं खुद हुआ करती थी एक ऐप पे, और बड़ा सावर एक्सपीरियंस रहा मेरा। और एक एक 2-2 मिनट में मेरे लिए बिल्कुल असंभव हो रहा था सिमरन लोगों को प्रॉपर्ली गाइड कर पाना। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनसे भी आप जुड़िए, जिनसे भी अपनी लाइफ की गाइडेंस लीजिए, उनसे पर्सनली कनेक्ट कीजिए। वो अकाउंटेबल रहते हैं आपकी लाइफ के लिए, वो अकाउंटेबल रहते हैं आपके फ्यूचर के लिए, आप उनके टच में रह सकते हो।
कोई नेमलेस फेसलेस व्यक्ति से 1 मिनट में मत पूछो, रीडर को वक्त दो, वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। हमारे पास ऐसी विद्याएं हैं, ऐसे सिस्टम्स हैं जिनसे कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर नहीं मिल सकता। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। थैंक यू सो वेरी मच प्रसिद्धि जी, आप इधर आए और इतनी अच्छी बातें बताई आपने। आई रियली विश कि मैं और आपके साथ बैठ के और एपिसोड्स में ये बात कर पाऊँ, एंड आई क्रॉस फिंगर्स दैट यू कम बैक सून ऑन खास बात सिमरन के साथ। थैंक यू मेरे दोस्तों, ये एपिसोड बहुत गौर से देखिएगा, बहुत सारी बातें हैं। आप इतने लर्नेड हैं, आपने इतना कुछ बताया, मुझे खुद को भी स्टडी करनी पड़ेगी इन सब के बारे में। बट वंस अगेन थैंक यू सो वेरी थैंक यू सिमरन जी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड अच्छा तो लगा ही होगा, ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं फिर आऊँगी खास बात सिमरन के साथ के एक नए एपिसोड में। तब तक खुश रहिए।